नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और शानदार बिजनेस अपडेट्स का सेशन। तो दुनिया की कंपनीज के अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं, तरह तरह के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड इसके डायनामिक्स कैसे पैन आउट हो रहे हैं स्पेशली कोविड के टाइम में, इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इन दिस सेशन। ऑल्सो विल ट्राई टू कवर सम बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड लेटेस्ट फिगर्स फॉर वेरियस इकोनॉमीज। ठीक है, तो आते आते आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अपडेट नेटफ्लिक्स को लेकर निकल के आ रहा है। तो नेटफ्लिक्स ने हाल ही में अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स जारी किए थे, जिसमें कि उसने रिपोर्ट किया कि इट हैड एडेड क्लोज टू 2.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर। अब ये नंबर पहले दो क्वार्टर से तो ऑब्वियसली कम ही है। पहले दो क्वार्टर में नेटफ्लिक्स ने करीब 26 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल किए थे। 26 मिलियन मतलब 2.6 करोड़। पहले क्वार्टर में 15.8 मिलियन एंड दूसरे क्वार्टर में ये 10 मिलियन। अब यहाँ पे मैं यूएस में जो क्वार्टर 1 की जो बात कर रहा हूँ वो जनवरी टू मार्च की बात कर रहा हूँ। सेकेंड क्वार्टर मतलब अप्रैल टू जून। एंड जो अभी हाल ही में रिजल्ट्स निकल के आया है वो थर्ड क्वार्टर के निकल के आया है, जो कि है जुलाई टू सितंबर का। अब नेटफ्लिक्स का कहना है कि ये 26 मिलियन सब्सक्राइबर बेस पुल फॉरवर्ड इफेक्ट की वजह से आए थे। पुल फॉरवर्ड इफेक्ट क्या है, कोई मुझे बता सकता है? तो पुल फॉरवर्ड इफेक्ट बेसिकली वो फेज होता है जब कंज्यूमर्स रेगुलरली जो कमोडिटी या सर्विस कंज्यूम करते हैं वो उसका प्राइस ऑन ए रेगुलर बेसिस चेक करते रहते हैं। एंड जैसे ही वो कमोडिटी या सर्विस प्रमोशन पे चली जाती है या उस पे कुछ ऑफर्स निकल के आते हैं तो वो कमोडिटी बिक जाती है या वो सर्विस बिक जाती है। कंज्यूमर्स टेंड टू बाय सिग्निफिकेंटली लार्जर वॉल्यूम देन दे यूजुअली परचेज। एंड कुछ ऐसा ही नेटफ्लिक्स के साथ हुआ था। उन्होंने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस पे ऑफर्स लाई थी करीब अप्रैल के आसपास एंड ये नंबर इसीलिए इतना ऊपर उठ के आया है। एंड ऊपर से जो लॉकडाउन्स थे उसमें लोग घर में बैठे हुए थे तो कंटेंट का कंजम्पशन तो वैसे ही बढ़ गया। अब नेटफ्लिक्स के लिए ये इंडस्ट्री में डिज्नी, एटीएनटी एंड एचबीओ जैसे कॉम्पिटिटर्स निकल के आते, आइडल कॉम्पिटिटर्स। जैसे एटीएनटी ने 2016 में वार्नर मीडिया में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा था। तो वो हाल ही में इन्वेस्टमेंट किया था एंड इतनी जल्दी वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आना मतलब बहुत मुश्किल है। अगर हम एचबीओ की बात करें तो एचबीओ का अलग ही डेट के इश्यूज चल रहे हैं। डिज्नी कुछ हद तक सीरियस कॉम्पिटिटर निकल के आता है बट उसके थीम पार्क्स और मूवी बिजनेसेस पेंडेमिक के चलते ठप पड़े। अब नेटफ्लिक्स, टिकटॉक और यूट्यूब को अपना मेन कंटेंडर आज के तारीख में मान रहा है। लेकिन जैसे कि आप जानते ही हो कि दोनों कंपनी अपने अपने इश्यूज में ही लगी हुई है, वो अपने इश्यूज में ही जूझ रही है। यूट्यूब का जो पेरेंट कंपनी है गूगल, वो एंटी ट्रस्ट इंक्वायरी से जूझ रहा है एंड टिकटॉक यूएस कंपनी बनने की कोशिश कर रही है ताकि उस पर बैन ना लगे। खैर नेटफ्लिक्स का प्रॉफिट तो $6.4 बिलियन के करीब निकल के आया है एंड क्वार्टर 3 के वक्त नेटफ्लिक्स पे रैच्ड निकला था, लूसीफियर का सीजन 5 निकला था, कोबरा काय के पहले 2 सीजन्स निकले, सोशल डिलेमा वगैरह। तो ये सब मशहूर शोज निकल के आए थे एंड ओवरऑल नेटफ्लिक्स हैज टोटल 195.1 मिलियन सब्सक्राइबर बेस एंड इट इज एक्सपेक्टिंग टू क्रॉस 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अगला अपडेट हांगकांग के कैथे पैसिफिक को निकल के आ रहा है। तो हाल ही में कंपनी ने अनाउंस किया कि वो आने वाले टाइम में 8,500 लोगों को निकाल देगी, यानी 8,500 लोगों की नौकरियां चली जाएगी कैथे पैसिफिक से। जैसे बाकी के एयरलाइंस ने कोविड पेंडेमिक के चलते मार खाई है, उसी तरह कैथे पैसिफिक ने भी इकोनॉमिकली बहुत मार खाई है, बहुत उसे चोट पहुंची है। ऊपर से जो रीसेंट पॉलिटिकल टर्बुलेंस निकल के आता है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हांगकांग में, यानी वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके चलते भी कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऑल्दो कंपनी को जून के महीने में हांगकांग गवर्नमेंट की तरफ से $5 बिलियन का रेस्क्यू पैकेज मिला था, लेकिन एयरलाइन का कहना है कि वो हर महीना 1.5 से 2 बिलियन हांगकांग डॉलर्स इन कैश ब्लीड कर रही है, यानी पैसा गवा रही है। डेट रीस्ट्रक्चरिंग अगर करे भी तो कंपनी 500 मिलियन हांगकांग डॉलर्स हर महीना गवाएगी टिल 2021। वहां की जो एयरलाइन कंपनी है कैथे ड्रैगन, वो अभी उड़ना बंद ही हो गई है बिकॉज बिजनेस ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, $1 कितना है हांगकांग डॉलर्स में अगर हम कन्वर्ट करें तो? कोई मुझे बता सकता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अगला अपडेट हीथ्रो एयरपोर्ट को निकल के आ रहा है। तो पिछले सप्ताह से इस एयरपोर्ट ने कोविड की टेस्टिंग एयरपोर्ट पे ही चालू कर दी है। ये जो फैसिलिटी है ये प्राइवेट कंपनीज कॉलिंसन एंड स्विसपोर्ट के द्वारा चलाई जा रही है,
जिसमें 80 पाउंड पर कोविड टेस्ट का चार्ज रहेगा और 1 घंटे के अंदर पैसेंजर का रिजल्ट निकल आएगा। And this is specifically for passengers flying to destinations that actually require pre-departure test, like Hong Kong, Italy वगैरह। एंड ब्रिटिश एयरवेज, वर्जिन अटलांटिक एंड कैथे पैसिफिक जैसे एयरलाइंस ने ये फैसिलिटी की ऑफरिंग चालू की है। अब ये रिजल्ट्स कितने कंट्रीज एक्सेप्ट करेंगे ये तो अभी क्लियर नहीं है, बट आगे आने वाला टाइम में देखते कि ये कैसे पैन आउट होता है। अगला अपडेट इंटेल को निकल के आ रहा है। तो इंटेल ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो अपना जो मेमोरी बिजनेस है उसका कुछ हिस्सा साउथ कोरियन चिप मेकर एसके हाइनेक्स को बेच दे फॉर अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन। एसके हाइनेक्स एक साउथ कोरियन सेमीकंडक्टर कंपनी है, तो ये इंटेल की नैंड मेमोरी एंड स्टोरेज बिजनेस को एक्वायर करने वाली है। द परचेज इंक्लूड्स एसोसिएटेड कंपोनेंट्स एंड वॉरफेयर यूनिट्स, एंड इंटेल की जो चाइना फैसिलिटी है डालियन सिटी में, वो भी परचेज में इंक्लूडेड ही है। अब इंटेल के लिए ये सेगमेंट बेचना बहुत पॉजिटिव लाइट में आया है, क्योंकि ये बिजनेस में उसका जो इन्वेस्टमेंट था इंटेल का, वो नॉन स्ट्रेटेजिक माना जा रहा था बहुत टाइम तक। ये डील एसके हाइनेक्स को सबसे कॉम्पिटिटिव बना सकती है पूरे सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री में, एंड इसका मेजर राइवल सैमसंग ही निकल के आता है। So this deal adds to a blockbuster year of semiconductor mergers and acquisitions with transaction value close to $9 billion. And this is actually recorded to be the second highest behind the Nvidia's $40 billion purchase of ARM's holdings from Japan SoftBank. तो 2015 में जो Nvidia ने $40 बिलियन की परचेस की थी ARM's होल्डिंग की, वो अब तक की सबसे बड़ी रही है, एंड उसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट निकल के आया $9 बिलियन का मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में। एंड ऑफ कोर्स साउथ कोरियन हिस्ट्री में तो ये सबसे बड़ा टेक ट्रांजैक्शन रहने वाला है। सैमसंग ने यूएस ड्राइवरलेस कार टेक्नोलॉजी ग्रुप हरमन इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज में $8 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। अगला अपडेट एंड ग्रुप को निकल के आ रहा है। तो एंड ग्रुप को डुअल लिस्टिंग का अप्रूवल मिल गया है। अब ये दोनों हांगकांग और शंघाई पे लिस्ट होने वाली है, एंड ये जो कंपनी है इसका आईपीओ करीब $30 बिलियन तक के आसपास होने वाला है, जो कि पिछले साल 2019 के सऊदी अरामको के आईपीओ से भी ज्यादा होगा। इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है ये। सऊदी अरामको का आईपीओ $29.4 बिलियन का था। शेल गैस इंडस्ट्री में भी अभी कुछ नोटेबल डील्स हुई है। ConocoPhillips has basically agreed to buy Concho Resources for $9.7 billion, and Pioneer Natural Resources said that it would acquire Parsley Energy in a $7.6 billion transaction. तो ये कंपनीज बेसिकली एक तरीके से गैम्बल ही खेल रही है ताकि पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी स्मूथ हो पाए। अगला अपडेट स्वीडन को निकल के आ रहा है। तो स्वीडन ने हाल ही में हुआवाई और ZTE को 5G इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करने पे बैन कर दिया है। अब ये जो बैन लगाया गया है ये ऑफ कोर्स सिक्योरिटी रीजंस के वजह से ही लगाया गया है। The country is of the opinion that it basically poses the threat to the national security. यूके में हुआवाई को 5G नेटवर्क के इंस्टॉलेशन के लिए अलाउ किया गया था, लेकिन विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। एंड स्वीडन का जो ये बैन है ये जर्मनी के न्यू रेस्ट्रिक्शंस के बाद ही आया है। जर्मनी ने भी हुआवाई 5G इक्विपमेंट सप्लाइंग पे बैन लगा दिया है। अगला अपडेट यूएस को निकल के आ रहा है। तो यूएस फेडरल बजट डेफिसिट अभी $3.1 ट्रिलियन तक का मार्क छू चुका है। 2019 में ये नंबर सिर्फ $984 बिलियन था, और अभी का जो नंबर निकल के आया वो मेजरली स्टिमुलस पैकेज जो यूएस गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को कोविड के शॉक से बचाने के लिए पंप किए थे, उसके वजह से इतना बड़ा नंबर निकल के आया, जो कि टोटल 4 पैकेजेस थे जो अमेरिका की सरकार ने लाए थे। उसमें से जो नोटेबल पैकेज था $1.7 ट्रिलियन का, विच वॉज अंडर द केयर्स एक्ट, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट यूएस गवर्नमेंट को करीब $2.4 ट्रिलियन तक का होने वाला है। एंड ये एस्टिमेट वहां की फेडरल एजेंसी ने ही निकाला है, कांग्रेशनल बजट ऑफिस ने। अब ये जो $3.1 ट्रिलियन का इतना बड़ा बजट डेफिसिट है ये काफी बड़ा है। आई मीन इसका जो लेवल है विच इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द इकोनॉमी, इट वाज बेसिकली सीन लास्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो आप बात समझ रहे हो। मोर ओवर ये साल टोटल आउटलेज यानी टोटल खर्चा यूएस गवर्नमेंट का करीब $6.55 ट्रिलियन तक का हो चुका है, एंड रिसीट्स यानी कमाई सिर्फ $3.42 ट्रिलियन ही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सस्टेनेबल डेफिसिट चाहिए, अगर सस्टेनेबल डेफिसिट पाथ की तरफ बढ़ना है, तो यूएस गवर्नमेंट शुड एक्चुअली इंक्रीज टैक्सेस एंड कट डाउन ऑन इट्स स्पेंडिंग्स, जो कि अभी पेंडेमिक के वक्त ऐसा दिखाई देना शायद असंभव ही लग रहा है। अगला अपडेट चाइना को निकल के आ रहा है। तो चाइना की इकोनॉमी के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स बहुत अच्छे निकल के आए सरप्राइजिंगली।
The economy actually grew by 4.9% in the third quarter when compared with the same 3 months last year. अब ये नंबर बहुत से इकोनॉमिस्ट के एक्सपेक्टेशन से कम ही निकल के आया है। एंड जो रेट ऑफ आउटपुट है चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, वो अपने प्री पेंडेमिक लेवल्स पे आ चुके हैं अभी। इंडिया में लेटेस्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स क्या निकल के आए, कोई जानता है, कोई मुझे बता सकता है? तो अगस्त के महीने में ये बेसिकली हमारा आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया था 8% से। बट ऑन दी अदर हैंड चाइना का प्री पेंडेमिक लेवल पे अभी आ गया है, नॉर्मल लेवल पे उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अभी आ चुका है। इमेजिन। अब जैसे कि आप ये ग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पे 4 चीजें दी है: कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स, कंजम्पशन एंड ये टोटल परसेंटेज चेंज इन जीडीपी ऑन अ ईयर अर्लियर, ये उसका लाइन दिया है। तो ये डेटा में हमें थोड़ा सा बैलेंस दिखाई पड़ रहा है अभी, है ना? एटलीस्ट ये फॉल के बाद तो लिटरली चाइना ने वी शेप रिकवरी दिखाई है। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो इट एक्चुअली एडेड 2 percentage points विच इज स्टिल लो फ्रॉम इट्स प्री पेंडेमिक लेवल्स, बट इट्स अ बिग इंप्रूवमेंट फ्रॉम दिस पीरियड, राइट? इसका सीधे सीधे वहां की पब्लिक के आउटिंग्स का जो ट्रेंड निकल के आ रहा है वो इसका कारण बन रहा है। ये कारण की वजह से ही कंजम्पशन लेवल्स बढ़े। क्राउड्स हैव रिटर्न टू टूरिस्ट साइट्स, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स वगैरह। कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है 3 पॉइंट से, विच इज लेस देन 3 percentage points। और अगर हम यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो चाइना का ग्लोबल शेयर ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दैट हैज एक्चुअली रिजन टू अ रिकॉर्ड हाई ड्यूरिंग द पेंडेमिक। अब क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, इट वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू रेज्यूम इट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। एंड मोर ओवर चाइना इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स फ्रॉम मास्क टू सर्जिकल गाउन्स। चाइना की तरफ से ऑफकोर्स लिक्विडिटी इंजेक्शन आई है, स्पेसिफिकली बैंक्स में। एंड इसके चलते चाइना का डेट टू जीडीपी रेशियो करीब 275% इस साल के एंड तक हो जाने वाला है, which is 25% higher from the previous year. It will be the biggest annual increase. It will be the biggest annual increase since 2009, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था 2008 का। अगला अपडेट मूडीज को निकल के आ रहा है। तो हाल ही में मूडीज ने यूके की सॉवरेन डेट की रेटिंग गिरा दी है फ्रॉम AA2 टू AA3, एंड इसका आउटलुक उन्होंने स्टेबल दे दिया है। अब सॉवरेन डेट मतलब क्या? सरकार जो मार्केट से पैसा उठाती है। तो जब कोई भी कंट्री मार्केट से पैसा उठाती है या कोई भी सॉवरेन मार्केट से पैसा उठाती है, उसे सॉवरेन डेट कहा जाता है। एंड ये पैसा फिर सरकार डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज में डाल सकती है। ये पैसा अल्टीमेटली सिटीजन्स के वेलफेयर को ही जाता है, और इट कुड बी फॉर बिल्डिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और फॉर बिल्डिंग अ ब्रिज। तो समझे, ये सॉवरेन डेट होता है। एंड रेटिंग एजेंसीज हर कंट्री का सॉवरेन डेट को रेट करती है कि आगे आने वाले टाइम में ये कंट्री के अपना लोन चुका पाएगी। एंड इन्वेस्टर्स को भी एक तसल्ली मिलती है कि ये कंट्री कितना क्रेडिट वर्दी है। तो उसी प्रकार से फिर रेटिंग दी जाती है। जितनी अच्छी रेटिंग उतना कम ब्याज पे लोन मिलने की संभावना, एंड उतने ही फिर इन्वेस्टर्स आगे आके पैसा लगाएंगे। बात समझ रहे हो? तो यूके का रेटिंग 1 मार्क से गिर चुका है अभी। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से ये रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग का इंटरप्रिटेशन निकल के आता है। ये यहाँ यूके का पहले AA2 था, अब AA3 हो गया। ये अभी भी हाई ग्रेड बॉन्ड्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो मूडीज ने बताया कि यूके की इकोनॉमी क्योंकि सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी है, और सर्विसेज ओरिएंटेड इकोनॉमी में क्योंकि लोगों को इंटरेक्शन ज्यादा लगता है, तो इसीलिए यूके की इकोनॉमी ओवरऑल कोविड पेंडेमिक से बहुत मार खाने वाली है, बहुत चोट पहुंचने वाली है। एंड यूके की इकोनॉमी पेंडेमिक से पहले ही स्ट्रगल कर रही थी। ये कोविड ने सिचुएशन को और एग्रेवेट कर दिया है। एंड रेटिंग एजेंसीज ने ये भी कहा है कि यूके के इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस थोड़े से अभी वीक पड़ गए, एंड उसमें यूके को अटेंशन देने की जरूरत है। इवन फॉर दैट मैटर पब्लिक फाइनेंसेस जो बढ़ रहा है, यानी पब्लिक सेक्टर का जो नेट डेट है करीब $2 ट्रिलियन तक का जा चुका है, विच इज 103.5% ऑफ जीडीपी। एक साल पहले यूके का डेट टू जीडीपी 80.5% था। तो देख रहे हो आप कितना ये बढ़ गया है। सो पेंडेमिक ने ये नंबर को बहुत ऊपर चढ़ा दिया है, बिकॉज गवर्नमेंट ने पेंडेमिक के दौरान बहुत बोरो किया, स्टिमुलस पैकेजेस, सब्सिडीज वगैरह ये सब लाने के लिए। मोर ओवर मूडीज का ये एक इंपॉर्टेंट सजेशन निकल के आ रहा है कि बोरिस जॉनसन की सरकार को ब्रेक्सिट के नेगोशिएशंस पे फोकस करने की आवश्यकता है, उससे प्रायोरिटी पे रखने की आवश्यकता है, ताकि कुछ तो यूके की इकोनॉमी को बेनिफिट हो आगे आने वाले टाइम में, एंड कोविड के शॉक्स को वो झेल पाए। अगला अपडेट ओईसीडी को निकल के आ रहा है। तो ओईसीडी ने हाल ही में अपना एक स्टडी रिलीज किया है,
इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि जो ओईसीडी कंट्रीज है, उन कंट्रीज में माइग्रेशन फ्लो अभी बहुत कमती हो गया है। Yani, the number of the new residency permits granted to workers in the OECD countries have actually fallen close to 46% in the first half of 2020 when compared with the same 6 months last year, which is 2019. ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट डिक्लाइन है। 2017, 18, 19 में परमानेंट माइग्रेशन फ्लोज टू दी ओईसीडी कंट्रीज अमाउंटेड टू 5.3 मिलियन, यानी हर साल 2017 से 2019 तक 53 लाख लोग पर ईयर परमानेंटली माइग्रेट कर रहे थे। लेकिन ये साल का नंबर का एस्टिमेट अभी बहुत कम निकल के आने की उम्मीद है। जैसे कि आप यहाँ ये देख सकते हो ये ग्राफ में, जनवरी से तो चलो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड ही था, लेकिन मार्च के बाद जो ये डाउनफॉल दिखाया है इन द नंबर ऑफ रेसिडेंट परमिट्स टू द ओईसीडी कंट्रीज इज इनॉर्मस। एंड ये यहाँ पे तो पूरा फ्लैट ही हो पड़ा है। मोर ओवर ओईसीडी का ऐसा मानना है कि ये मोबिलिटी प्री पेंडेमिक लेवल्स पर आने में बहुत वक्त लगने वाला है। इट वोंट कम टू द नॉर्मल लेवल्स एनी टाइम सून बिकॉज ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस यहाँ की कंट्रीज में देखने को मिल रहा है। लेबर डिमांड बहुत कम है, बहुत वीक है। एंड क्योंकि अभी भी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, including jobs which are going remote. Also for students for that matter, they are actually taking course online, right? Lectures online हो रहे हैं, उनके पूरे पूरे कोर्स ही ऑनलाइन अभी जा चुके हैं। तो अगले 6 महीने में फिर स्थिति नॉर्मल लेवल्स पे कैसे आएगी? सो प्री कोविड लेवल्स पे आने की संभावना बहुत कम है। बात समझे? अच्छा, पेंडेमिक में सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन पे माइग्रेंट्स ही है, ये बात तो आप जानते हो ना। They account for a large share of the OECD medical workforce, with 1 in 4 medical doctors in the OECD country and 1 in 6 nurses, and 1 in 3 for other key sectors जैसे ट्रांसपोर्ट, क्लीनिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी वगैरह। यहाँ पे सारे इमिग्रेंट्स हैं। और सबसे दिलचस्पी की बात ये निकल के आ रही है कि कोविड में यही लोगों की जॉब्स सबसे ज्यादा अफेक्ट कर गई है। इमिग्रेंट्स की अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओईसीडी कंट्रीज में सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू द नेटिव बॉर्न्स। अब ओईसीडी कंट्रीज कौन से हैं? तो टोटल 37 कंट्रीज है, जैसे यूएस, कनाडा, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, जर्मनी वगैरह। तो और भी बहुत सारी कंट्रीज है। बट आप कौन से ओईसीडी कंट्रीज जानते हो? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी एक 5 कंट्रीज के नाम लिख दो कमेंट थ्रेड में। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। कौन सी न्यूज़, कौन सा अपडेट आपको इंटरेस्टिंग लगा, स्ट्राइकिंग लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। हियर आर सम यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू फ्रॉम पीडी फैमिली। मेक यूज ऑफ दीज। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।